इस युद्ध को 20 दिन अब हो चुके हैं और यह युद्ध और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। अब पिछले 24 घंटों में हमने सबसे ज्यादा एस्केलेशन और सबसे खतरनाक एस्केलेशन देखा है इस युद्ध में। और मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। साफ साफ ईरान ने वार्निंग दिया था पूरी दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को, अगर आप हमारे ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करोगे तो हम पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में गल्फ देश को आग के हवाले कर देंगे, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भी फिर टारगेट करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका और इजराइल ने जाकर बमबारी कर दी ईरान में। और कहां बमबारी की? साउथ पार्स में, जो गैस फील्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड जिसे बोला जाता है, वहां बमबारी कर दी ईरान को प्रेशराइज करने के लिए, ईरान को सरेंडर कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी गुस्से में ईरान को अब डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ईरान को कहा है कि अब हम ऐसे इस तरीके की अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसे ढकोसलेबाजी है, ये प्ले एक्टिंग है, उसके बारे में भी देशभक्त पर आज हम बात करेंगे। ईरान ये सारे वॉर गेम्स और ये सारे ढकोसलेबाजी के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी ट्वीट कर ले, ईरान ने एक वार्निंग दी थी और ईरान ने अपने वार्निंग पर अमल करते हुए ताबड़तोड़ रिटेलिएशन फायरिंग की है। एक नहीं, दो नहीं, गल्फ के कई अब जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें आग के हवाले कर दिया है। ईरान ने कहा था कि हमारी मंशा तो यह नहीं थी कि हम जो इकोनॉमीज हैं फ्रेंडली एंड नेबरिंग कंट्रीज के, उनको टारगेट करें, लेकिन अब हम एक नए फेज ऑफ वॉर में जा चुके हैं। यूएस और इजराइल के एग्रेशन के बाद अब हम एनर्जी सेक्टर को इफेक्टिवली टारगेट करेंगे। ये सारे एनर्जी फैसिलिटीज जो अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं, जिनके अमेरिकन शेयर होल्डर्स हैं, वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। इसीलिए पिछले 24 घंटों में आप देखोगे कि गल्फ में सबसे बड़े बड़े फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट को भी टारगेट किया गया है, सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया गया है, और जहां तक बात है अबू धाबी, उसके तरफ भी मिसाइल फायर हुआ है। इससे हमारा और आपका क्या लेना देना है, यह भी समझ लेते हैं। यूरोप में ओवरनाइट, रातों रात 30% स्पाइक हो गया है एलएनजी प्राइसेस का। भारत का 40% एलएनजी सिर्फ कतर से आता है। तो आप सोच के देखिए आने वाले दिनों में हमारे मार्केट और स्टॉक मार्केट के साथ क्या हाल होने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो 12 ट्रिलियन रुपया एक दिन में गायब हो गया। सेंसेक्स 2400 पॉइंट क्रैश कर गया। इतनी भारी भरकम क्रैश आम दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो काफी पैनिक है, काफी त्राही त्राही है जहां तक मार्केट की बात है। इसीलिए देशभक्त के आज के अपडेट में 20 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। क्यों इस साउथ पार्स के, ये जो ईरान के गैस फील्ड पर अटैक हुआ है, इसको युद्ध का एक नया फेज बोला जा रहा है, नया जो एस्केलेशन बोला जा रहा है। नंबर 2, ये ग्लोबल प्राइस शॉक कितना बुरा है, कितने दिनों के लिए रहने वाला है, आपके और मेरे लिए बैड न्यूज क्यों है। नंबर 3, क्या अब इस युद्ध से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब तो और भी पागलपन आगे बढ़ चुका है और ईरान भी इस पागलपन का जवाब पागलपन से ही दे रहा है। नंबर 4, ये जो रिफ्ट की बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को झाड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या यह सच में है या यहां भी कोई ढकोसलेबाजी चल रही है। और नंबर 5, ये कॉस्ट ऑफ वॉर, ये जो खर्चा है आपके और मेरे जेब से तो जा ही रहा है, और कौन कौन पैसा निकाल रहा है इन द एंड ऑफ दिस वॉर। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट यहां देशभक्त पर भी काफी जरूरी है। पिछले 20 दिनों से हर दिन इस वॉर को हम कवर करते आए हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और एक मेंबर बनिए देशभक्त पर, नीचे ज्वाइन बटन दबाकर या फिर बाय गोइंग टू patreon.com/देशभक्त। अगर आप पेट्रियन पर जाते हैं तो वहां आपके पास एनुअल मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, जहां आपको एक डिस्काउंट भी मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस युद्ध का एस्केलेशन कैसे होता है। ये जो अटैक हुआ है ईरान के गैस फील्ड्स पर, साउथ पार्स पर, ये मेजर एस्केलेशन है। ये इसलिए है क्योंकि अब युद्ध और डीपन हो रहा है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वाला एक ग्लोबल वॉर बन रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करेगा। अब ये रीजनल वॉर नहीं रह गया है। पहले हम क्या सोच रहे थे कि कोई सीज फायर हो जाएगा, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो जाएगा, कुछ लोग हाथ मिला लेंगे या कोई समझौता हो जाएगा, शिपमेंट्स वापस चलना शुरू हो जाएंगी, कुछ ही महीनों में सिचुएशन ओके हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गैस फील्ड पर अटैक हो रहा है, एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट्स पर अटैक हो रहा है, इसका मतलब है कल अगर युद्ध खत्म भी हो जाए तब भी सालों तक इसका इंपैक्ट रहेगा। क्योंकि ये जो गैस है, ये जो गैस प्लांट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है, उसको आप 2 हफ्तों में, 2 महीनों में उसको रीफिल नहीं कर सकते अगर युद्ध खत्म हो जाता है। इसीलिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फैसिलिटी
फैसिलिटी को इस तरीके से हिट करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। यही अभी तक हिट नहीं किया गया था, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो आने वाले सालों तक चलने वाले हैं। ऑयल प्राइसेस इसी वजह से पार्स अटैक के बाद ही पहले ही से ही डिसरप्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा खराब होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये और ज्यादा नुकसानदेही खबर भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस राइज हो रहा है, उनके मिड टर्म में चांसेस, मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन्स को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कट जाएंगे, हाथ बंद जाएंगे। इसीलिए लगता है कि वो इजराइल के ऊपर चीखा चिल्ली कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो तुम लोग ने किया है। अगर आप डीजल के प्राइसेस देखें तो वो $5 प्रति गैलन चले गया है, जो कि 2022 के इन्फ्लेशन सर्ज के आसपास अब आ चुका है, जिसके वजह से जो बाइडेन को भी मुंह की खानी पड़ी थी। अब आप समझ लीजिए इस मैप को देखकर कि ये जो लार्जेस्ट गैस फील्ड है, इसको शेयर करती है कतर एंड ईरान, क्योंकि जियोग्राफिकली तो एक ही रिसोर्स है। ये जो पूरा साउथ पार्ट्स का रिजर्वॉयर है, आप सोचिए 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ यूजेबल गैस है इसके अंदर। माने इतना गैस कि आप सिर्फ इसी फील्ड को अगर उपयोग करोगे तो पूरी दुनिया के 13 सालों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ये फील्ड पर्शियन गल्फ में प्रोडक्शन किए जा रही है 2002 से, और 3/4 जो इरानियन गैस प्रोडक्शन है ये सिर्फ इसी फील्ड से आती है। तो काफी स्ट्रेटेजिक है, काफी सिग्निफिकेंट है ईरान के लिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इसीलिए इस पर पहले भी अटैक हो चुका है। इजराइल ने इस पर साउथ पार्ट्स फील्ड पर पहले भी पिछले साल जब जून में युद्ध हुआ था तब भी अटैक किया था। जो कतरी सेक्शन है इस फील्ड का, उसको नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। अब कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इजराइल को ब्लेम कर रही है, चलो कुछ तो किया। ये स्ट्राइक्स के लिए कहा कि आप जिस तरीके से जॉइंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट कर रहे हो वो डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टेप है। अब वो दूसरी बात है कि इजराइल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल कोई और ही युद्ध लड़ रहा है, जिसके बारे में देशभक्त पर हम आपको बार बार चेतावनी देते आए हैं। कतर ने यह भी कहा है कि ईरान के ये जो बदले वाले हमले की वजह से सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है रास लफान गैस फैसिलिटी पर भी। कतर ने कहा है कि यह जो अटैक है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इरानियन एम्बेसी के मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैचेज जो थे उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो अब कतर और ईरान के कोई भी जो संबंध थे, थोड़े बहुत भी जो डिप्लोमेटिक संबंध थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये एक और डेंजरस एस्केलेशन इसलिए भी है क्योंकि सारे गल्फ देश क्या वो एक होकर क्या ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं? क्योंकि यही चीज इजराइल बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि इन देशों को, गल्फ देशों को इतना उत्तेजित कर दिया जाए कि ये सब मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दे। तो वो अलग एक खेल चल रहा है, उस पर भी आते हैं एक मिनट पर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल प्राइस शॉक के बारे में, क्योंकि इसका इंपैक्ट आप पर और मुझ पर दोनों पर पड़ने वाला है। ये जो रास लफान कॉम्प्लेक्स है ये करीबन 80 किलोमीटर है दोहा से। दुनिया का लार्जेस्ट एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, तो 2 दिन में वापस खड़ा नहीं हो सकता है। इसको सालों साल लगते हैं ऐसे प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाने के लिए, जो 20% ग्लोबल एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सप्लाई करती है। और यह मेजर रोल प्ले करता है एशियन या यूरोपियन मार्केट को बैलेंस रखने में, उनका डिमांड मीट करने में। माने यूरोप और एशिया दोनों की बहुत बुरी तरीके से लखने वाली है, क्योंकि रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी 1/5 ऑफ द ग्लोबल गैस सप्लाई को कंट्रोल करता है, को सप्लाई करता है। इसीलिए यूरोप की अगर हम बात करें तो 30% स्पाइक हमें दिखने को मिला है इस प्लांट के डैमेज होने के बाद, जो कि ऑलरेडी मार्च 2 से ऑफलाइन था। इस पर पहले भी हमला हुआ था, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है काफी ताबड़तोड़ हुआ है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप समझ सकते हो यह प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रिपोर्ट में कोट किया गया था दैट दिस इज व्हाट कतर्स वेल्थ इज बिल्ड ऑन। आप सोचिए ये देश का हीरा है जिसको आपने तबाह किया है, इसी के वजह से कतर इतना अमीर एक देश बन पाया है। उधर अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत में भी मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है। उधर सऊदी अरेबिया में रियाद के ऊपर भी अटैक किया है ईरान ने। एरामको एक्सॉन मोबिल फैसिलिटी पर भी फिर से अटैक किया है। अबू धाबी के तरफ भी मिसाइल भेजे गए हैं। माने ईरान कह रहा है कि आप अगर हमारे सिक्योरिटी काउंसिल चीफ को मारोगे, अगर आप हमारे गैस रिफाइनरी पर अटैक करोगे, तो हम पूरे रीजन को तबाह कर देंगे।
अब आप बोलोगे इससे हमारा क्या लेना देना है, हमने तो युद्ध में पार्ट भी नहीं लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में 5,000 किलोमीटर दूर भी अगर कुछ होता है तो हमें इंपैक्ट होता है, क्योंकि हम ऑयल पुअर, गैस पुअर देश हैं। 40% हमारी इंपोर्ट एलएनजी की कतर से आती है, वो अब खत्म हो गई है, पता नहीं कब रिज्यूम हो पाएगी। इसका मतलब है कि अब हमें दूसरे जगह से सोर्सिंग करनी पड़ेगी। आप सोचिए, पिछले साल, मैंने 2 साल पहले की बात है, 2024 में फरवरी में हमने एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया था एलएनजी के लिए। हमारी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और कतर एनर्जी ने $78 बिलियन का एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया था। 7.5 मिलियन टन पर एनएम एलएनजी सप्लाई होना था भारत को टिल 2048। तो इतना इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर है हमारा, लेकिन अब वहां से सप्लाई कब शुरू होगा हमें पता नहीं, और इसीलिए इंपैक्ट हमारे देश में ऑलरेडी समझ में आ रहा है। सिर्फ आपके और मेरे गैस सप्लाई की वजह से नहीं, फर्टिलाइजर प्लांट्स जो हमारे देश में हैं वो सिर्फ अभी 70% रिक्वायर्ड गैस सप्लाई पर चल रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो आपके और मेरे खाने के टेबल पर, प्लेट पर खाना कहां से आएगा। हमने आपको पिछले एपिसोड में पहले ही समझा दिया था कि तेल और गैस इज नॉट ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट, इससे बहुत और चीजें डिपेंडेंट होती हैं। एक और चीज याद रखिएगा, हमारा देश लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरिया है, जिसके वजह से फर्टिलाइजर प्राइस जब बढ़ेगा तो हमारी पूरी एग्रीकल्चरल कॉस्ट हमारी बढ़ने वाली है, तो लोगों की जेबें काफी हल्की होने वाली हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने पहले चेतावनी दे दी है कि ऑलरेडी प्रोपेन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी के वजह से जो हमारी स्टील सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, इंसिलरी यूनिट्स हैं, जिसमें काफी सारे लोग भी काम करते हैं, वो अब अपना आउटपुट उन्हें कम करना पड़ेगा और शायद लोगों को भी ले ऑफ करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। चलिए, युद्ध होता है, लोग लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुलह होती है। लेकिन अब यहां तो इस युद्ध में लग रहा है सुलह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये जो रास लफान में जिस तरीके का ये जो अटैक हुआ जो ईरान ने किया, ये उस समय किया जब सऊदी अरेबिया एक मीटिंग होस्ट करने वाली थी अरब मुस्लिम मेजॉरिटी देशों का, कि भाई रियाद में हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक ऑफ रैंप किया जाए। लेकिन जैसे ही कोई ऑफ रैंप की बात आती है तो हम देखते हैं इजराइल धाबा बोल देती है, फिर ईरान धाबा बोल देगा, और कोई डिस्कशन नहीं हो पाता है। यह एक पैटर्न बन चुका है। इजराइल इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि इसी युद्ध के आड़ में वेस्ट बैंक पर कब्जा चल रहा है, लेबनान पर कब्जा चल रहा है, एक और जेनोसाइड शुरू हो चुका है गाजा के तरह। और इसीलिए शायद जब भी आप देखो, चाहे वो लारेंजानी की बात हो, कोई भी मीडिएटर हो, कोई भी एक्सेप्टेबल फेस हो जिससे अमेरिका बात कर पाए, वेस्ट बात कर पाए, इजराइल उसे मार गिराता है। इसीलिए शायद यूरोप ना, वो भी आउट ऑफ पेशेंस हो रहा है। यूरोप कह रहा है ट्रंप से कि भैया देखो, ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, तुम्हें सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जर्मनी कह रहा है आज के डेट तक कोई कन्विंसिंग प्लान ट्रंप ने शेयर नहीं किया है कि ये जो ऑपरेशन आपने लॉन्च किया है ईरान के खिलाफ, ये सक्सीड कैसे करेगा। मैक्रोन कहते हैं कि भैया हमारा कॉमन इंटरेस्ट है कि कोई डिले के बिना एक मॉनिटोरियम आप लगा दो कि भैया स्ट्राइक्स हम रोक रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि फ्रांस ये नहीं बोल रहा है, कंडेम नहीं कर रहा है कि जो इजराइल खेल रहा है, अमेरिका जो खेल रहा है, कितना ज्यादा खतरनाक है। वॉशिंगटन ने किसी को कंसल्ट नहीं किया है, यूरोपियन असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। जर्मन चांसलर भी कह रहे हैं कि हमें कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है हमारे साथ और हम इसमें असिस्टेंस नहीं देंगे। उधर अब ट्रंप भी देखिए किस तरीके की मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो इजराइल है ना, इन्होंने गुस्से में ना मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसको देखकर इन लोग ने बहुत गुस्से में अटैक कर दिया है, साउथ पार्ट्स पर अटैक कर दिया है, लेकिन एक छोटे सेक्शन पर ही अटैक किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो ईरान, तुम जवाबी कार्रवाई मत करना, लेकिन अगर तुम जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम इजराइल से बिना पूछे, इजराइल से बिना सपोर्ट लिए हम भी तुम्हारे ऊपर फिर ताबड़तोड़ और अटैक कर देंगे। तो ट्रंप ने बेसिकली कतर पर अटैक रोकने के लिए, अब कतर ने प्लेन भी तो इतना महंगा दिया है अमेरिका को, तो ट्रंप भी तो कोशिश करेंगे कतर को बचाने के लिए। लेकिन ट्रंप ने जो कोशिश की उससे कुछ काम नहीं आया, क्योंकि लोगों को यह गेम मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। लेकिन एक सच्चाई यहां बाहर आ जाती है इस ट्वीट से।
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहे हैं कि हम इजराइल से पूछेंगे नहीं, हम उनसे सपोर्ट नहीं लेंगे। अमेरिका इजराइल से पूछकर काम करता है। चलो ये सच्चाई तो बाहर सामने आई। अब कतर कह रहा है कि देखिए ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आप अटैक कर रहे हो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन याद रखिए ईरान बार बार बोलते आया है कि अमेरिकन इंटरेस्ट अगर आपके देश में है, अगर आप अमेरिका को, जैसे सऊदी अरेबिया, आप अमेरिका को अपने बेसिस इस्तेमाल करने देते हो, वहां से सर्वेलेंस अलाउ करते हो, तो आप एक लेजिटिमेट टारगेट हमारे लिए बन जाते हो। ईरान वहां इजराइल को ब्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि इजराइल हैज नो रिगार्ड फॉर द रेपरकशंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इट्स हीनस मेथड ऑफ टेरर, but the international community should not disregard that recklessness, as for every action there will be inevitably and always a reaction। ईरान का यह कहना है कि गाजा नहीं है हम, लेबनान नहीं है हम, वेस्ट बैंक नहीं है हम, कि आप हमारे ऊपर बर्बरता करते रहोगे और हम चुपचाप उसे सहन करते रहेंगे, आप हमें रौंदते रहोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस युद्ध को देखने के बाद 20 दिनों के बाद तो मन में एक ही सवाल आता है कि यहां टेरर स्टेट है कौन? क्या ईरान टेरर स्टेट है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स टेरर स्टेट है? या इजराइल टेरर स्टेट है? कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताओ कि 20 दिन के इस युद्ध को देखने के बाद आपको कौन लगता है कि टेररिज्म यहां कौन कर रहा है? ईरान खैर इन द न्यूज तो इस बात के लिए ही है क्योंकि वो मिसाइल वापस दाग रहा है, नहीं तो आपको और हमको फर्क भी नहीं पड़ता। गाजा और लेबनान और वेस्ट बैंक की तरह कहीं वर्ल्ड पेज में नीचे सबटाइटल में आपको मिल जाता कि ऐसा हुआ है और भी 1 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और आप पन्ना पलट देते। पिछले 24 घंटों में इस बात को लेकर काफी डिबेट डिस्कशन हुआ है, काफी ज्यादा हेडलाइंस हमें दिखने को मिली हैं कि किस तरीके से ट्रंप अंकल गुस्सा हैं इजराइल के साथ, और ये जो अटैक हुआ है लेटेस्ट जो गैस फील्ड्स पर साउथ पार्ट्स पर हुआ है उनके नॉलेज के बिना हुआ है। तो एक बात बताइए, अगर ट्रंप इतने गुस्सा हैं तो रोक दो। ये जो पागलपंती चल रही है उसे रोकना तो आपके लिए बहुत आसान है। आप मत डिक्लेयर करो सीज फायर, आप ईरान के साथ ये जो आपका युद्ध है उसको जारी रखिए, लेकिन बोलिए कि हम इजराइल के साथ अब कोई मिलिट्री कैंपेन नहीं करेंगे। इजराइल से आपने ये जो ब्लैंक चेक देके रखा है वो ब्लैंक चेक आप फाड़ दो, फिर देखते हैं कि इजराइल ये जो बर्बरता करता है वो कैसे करता है। नहीं कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक ना अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी या फिर ऑयल तेल का दाम वहां एक्सप्लोड करेगा, तब तक शायद ये पागलपंती चलते ही रहेगी। ये जो ट्रंप कह रहा है ना, ये सब झूठ है कि उसको कुछ पता नहीं है, ये सब इजराइल अपने मन से कर रहा है। इजराइल अमेरिका के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट मिलकर उसको क्रश कर देगा। ट्रंप बेसिकली झूठ इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं साफ साफ ये बात बता रही हैं कि ट्रंप को मालूम था, ये सब कोऑर्डिनेटेड था, इजराइल ने इन एडवांस ये सारी चीजें बताई थी। नेतन्याहू और ट्रंप की रोज बात होती है, ये अपना कोऑर्डिनेशन आपस में करके रखते हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ दिखावट के लिए हैं कि अमेरिका काफी गुस्सा है। अब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ट्रंप और नेतन्याहू गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं, जिससे दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके और कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डिंग हो सके कि देखो अब तो मान जाओ, नहीं तो इजराइल और बम गिरा देगा। मैं तो तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता हूं, सुलह करना चाहता हूं, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे हो। ये जो गुड कॉप बैड कॉप है ये पहले भी हो चुका है। ये रिफ्ट आता रहता है, इजराइल और अमेरिका के बीच में रिफ्ट आता रहता है। 12th डे वॉर जो पिछले साल हुआ था जून में, उसमें भी जब यूएस ने बड़े बड़े बम गिराए फॉर्दो के ऊपर, उसके बाद ट्रंप ने जल्दी से सीज फायर अनाउंस कर दिया, लेकिन सीज फायर को अपेरेंटली इजराइल ने नहीं माना। इजराइल अपने प्लेन्स फिर से ले गया ईरान के अंदर। उस समय ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं तुम्हारे साथ बहुत गुस्सा हूं, तुम लोग इमीडिएटली अपने प्लेन्स वापस लो। ये जो दो पक्ष हैं ईरान और इजराइल, ये जानते ही नहीं है एक दूसरे के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं। तो ये बयानबाजी वो पहले भी कर चुके हैं, ये गुस्से का दिखावा वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप है और मेरे ख्याल से ईरान ये बात अब मान नहीं रहा है। पूरे दुनिया को भी ये हिपोक्रेसी दिख रहा है। तो भाई बेसिकली इजराइल को जो करना है वो कर रहा है, अमेरिका चुपचाप उसके साथ साथ उसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ वॉर वो तो अमेरिकन टैक्स पेयर को देना पड़ेगा। हमको तो देना ही पड़ेगा जब सिलेंडर और गैस का प्राइस और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस। अभी इलेक्शन खत्म होने दो, फिर देखते हैं पेट्रोल का प्राइस कहां चले जाएगा। बंगाल असम के इलेक्शन खत्म होने दो, फिर देखते हैं। ये इस बात पर तो आप भी शर्त लगा लीजिए मेरे साथ। लेकिन उधर अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं उन्हें और भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पेंटागन को $200 बिलियन चाहिए ईरान वॉर के लिए। ये कितना बड़ा अमाउंट है आप ये बात समझ के देखिए कि ईरान की जीडीपी का 50%
ये अमेरिका चाहती है इस युद्ध के लिए। इसीलिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो 200 बिलियन है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऑर्डिनरी अमेरिकन को धन्यवाद बोलना चाहिए, नेतन्याहू को धन्यवाद बोलना चाहिए, उनके जो पुतले हैं कांग्रेस में बैठकर उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी इजराइल फर्स्ट टैक्स बन चुकी है। अमेरिका की लोगों की परवाह नहीं है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इजराइल की ज्यादा परवाह है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो हजारों और ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया क्या इसमें लोग फिर मारे जाएंगे, सोल्जर्स मारे जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप अब रिकॉर्ड में बोल रहे हैं कि हां हो सकता है मारे जा सकते हैं, हो सकता है एक और वियतनाम सिचुएशन बन जाए, लंबा युद्ध खिंच जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, मरे तो मरे। चुपचाप पीछे ऑफ कोर्स ट्रंप एक सीज फायर चाहते हैं, वो भी अपने आप को पीस प्रेसिडेंट बुलाना चाहते हैं। अब हरा तो पाए नहीं ईरान को, लेकिन क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली पिंग किया जा रहा है तेहरान को कि भैया एक सीज फायर कर लो, एक सीज फायर कर लो, लेकिन तेहरान इसके लिए मना कर रहा है। अब इस सब के लिए जो सिचुएशन है जहां ईरान मना कर रहा है, ट्रंप कुछ और बोल रहा है, ब्लेम किसको करोगे आप? ये सिचुएशन में हम फंस कैसे गए आज? इसके लिए अमेरिका को ब्लेम करना पड़ेगा, इसके लिए यूरोपियन लीडर्स को ब्लेम करना पड़ेगा, सारे वर्ल्ड लीडर्स को ब्लेम करना पड़ेगा। इतने सालों से इजराइल का ये जो वॉर क्राइम चलते आया है, इसको किसी ने नहीं रोका। गाजा के समय भी नहीं रोका, इसलिए आज लेबनान हो रहा है। वेस्ट बैंक के समय नहीं रोका, इसलिए आज ईरान हो रहा है। कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया इजराइल के खिलाफ, उनको और भी हथियार दिए गए। अब इजराइल आमदा है, ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खत्म कर देगा, क्योंकि उसको अपना युद्ध लड़ना है। कौन सा युद्ध लड़ना है? ग्रेटर इजराइल वाला युद्ध लड़ना है। और यह बात भी है कि अमेरिका इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो भी सच बोलता है ट्रंप के मुंह पर, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। जो केंट ने रिजाइन किया, सोचो इतना सीनियर अफसर रिजाइन करता है बोलकर कि भैया ये युद्ध गलत हो रहा है, तो उस पर ही अब FBI लगा दिया गया है इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या इसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक तो कहीं नहीं किया है? वारे डेमोक्रेसी इन अमेरिका। यह चीज हो रहा है डिसिडेंट्स के खिलाफ ट्रंप के अमेरिका में। लेकिन फैक्ट तो यही है, 20 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, कोई ऑफ रैंप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, और हमने बार बार देशभक्त पर यह दिखा दिया है। इजराइल और अमेरिका अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल का अपना एजेंडा कंप्लीटली डिफरेंट है, उसे घंटा फर्क पड़ता है कि दुनिया की इकोनॉमी को क्या होगा, और अमेरिका अपने तेल के लालच में, अपने पेट्रो डॉलर्स के लालच में, अपने वर्चस्व के लालच में इतना बुरा दलदल में फंसा है कि उसे भी नहीं मालूम है कि अब निकला कैसे जाए।